रिच डैड एंड पुअर डैड, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। वह मेरे महीने भर के खर्चे के लिए काफ़ी होती है। अगर मैं अपने खर्च को बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे इसके पहले संपत्ति से आने वाले कॉलम को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस बिंदु पर मैं अपने पैसे पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में बहुत कोशिश की थी और मैं इसमें सफल भी हुआ था, जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हो गया हूँ। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी दूँ तो भी मेरी संपत्तियों से इतना पैसा आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाला अतिरिक्त पैसे को फिर से संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाए। मेरा संपत्ति वाला कॉलम में जितना ज़्यादा पैसा जाता है, मेरा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहता है। मेरी संपत्ति वाला कॉलम जितना ज़्यादा बढ़ता है, वह से उतने ही ज़्यादा पैसे से काम रखता हूँ, जब तक मैं ज़्यादा अमीर बनता रहूँगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरी वजह से हो रही है। जब तक यह प्रक्रिया चलती रहती है, मैं अमीर बनने की राह पर तेज़ी से चलता रहूँगा। अमीर की असली परिभाषा देखने वाले की निगाह में होती है। आप कभी अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते। इस आसान सबक को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्य वर्ग दायित्व खरीदते हैं, परंतु यह सोचते हैं कि वह संपत्ति खरीद रहे हैं। तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा, इस सवाल का जवाब क्या है? हैमबर्गर के मालिक की बात सुने। अध्याय 4, अपने काम से काम रखें। 1984 में हैमबर्गर के मालिक रे क्रोक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में MBA की कक्षा में व्याख्या थे। मेरे एक करीबी दोस्त किथ वहाँ MBA कर रहा था। अच्छी चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थी क्या वे बियर के लिए उनके फेवरेट बार में चलेंगे रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई, तब रे ने पूछा, मेरी असला बिजनेस क्या है? किथ ने कहा। हर कोई हंस पड़ा। अधिकतर MBA विद्यार्थी को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है? विद्यार्थी दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर विद्यार्थी जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे हंस दिए। मुझे मालूम था आप लोग यही कहेंगे। वे एक पल के लिए रुके और इसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एवं जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल इस्टेट है। किथ ने कहा कि रे ने अपने नज़रिए को समझाने के लिए काफ़ी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का मूल लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और इसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे ज़रूरी तत्व है। वह आदमी को फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और वे रे क्रोक के संगठन की फ्रेंचाइजी चेन का सदस्य बनता था। वह भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज हैमबर्गर दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज़्यादा रियल एस्टेट है। आज हैमबर्गर के पास अमेरिका और दुनिया के दूसरों देशों में सबसे कीमती चौराहे हैं।
कीथ ने कहा कि यह उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले अध्याय के अंत में हमने यह बताया था कि अधिकतर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं जो उनके मालिक होते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास हैमबर्गर का कोई फ्रेंचाइजी आउटलेट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास विश्वविद्यालय में रे क्रोक ने सिखाया था। यह अमीर का रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है अपने काम से काम रखो। लोगों की ज़िंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो ज़िंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। एक बार फिर एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यह एक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का चित्र दिया गया है जो रे क्रोक की सलाह का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपका प्रोफेशनल आय मालिक के लिए काम, व्यय सरकार के लिए काम, संपत्ति दायित्व आपका बिजनेस बैंक के लिए काम। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रगति आज के युवाओं में कुशलताएं विकसित कर उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने के लिए तैयार करती है। उनकी ज़िंदगी उनके पैसे के चारों तरफ घूमती है या जैसे पहले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी वाले कॉलम के चारों तरफ और ज़्यादा कुशलताएं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यवसाय योग्यताओं को बढ़ाने के लिए और ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियर, वैज्ञानिक, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक आदि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यवसाय योग्यता उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, परंतु ध्यान रहे वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशनल और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ आपका बिजनेस क्या है, और वे कहते हैं मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या वे बैंक के मालिक हैं, और उनका जवाब होता है नहीं, मैं वह काम करता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशनल एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रोक अपने प्रोफेशनल और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशनल हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशनल हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने वाला रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते। उदाहरण के लिए अगर आप कुकिंग का अध्याय करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप ऑटो मैकेनिक का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यह होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने में लगा देते हैं और इस तरह उसको अमीर बना देते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की ज़रूरत है। आपका बिजनेस आपके संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है कि नंबर 1 नियम यह जानता है कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर होता है।
और इसलिए हमें संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसलिए हमें यह बहुत सुनने में आता है कि मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और ट्रेनिंग लेना वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूँ, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए। मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें पैसे ज़्यादा है। कई समूह में ये समझदारी के विचार है, परंतु अगर आप रे क्रोक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार अपना पूरा ध्यान आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित किए हुए हैं, और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाली संपत्तियों को खरीदने में किया जाता है, तभी वह आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्य वर्ग के अधिकतर लोग आर्थिक रूप से पुरातनपंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उसका कोई आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरियों से चिपके रहते हैं, वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटा होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जिसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी कि उनका घर, वह उन्हें जिंदा मार रहा है। उनके घर नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही थी। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें जिंदा मार रही थी। गैरेज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब अब $1000 के नहीं रहे थे। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो संपत्तियां थी, वे पैसे के संकट के समय में उनकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि हम में से अधिकतर ने मकान खरीदा या कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। नेटवर्थ खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है। यह रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटेंट में किन चीज़ों को संपत्तियां माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कनेक्शन, पुस्तकें, टेलीविज़न, कलाई घड़ियाँ, जूते और दीगर चीज़ों को संपत्ति वाले कॉलम में दिखा दिया। मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि वे अपार्टमेंट हाउसेस से इतने ज़्यादा पैसे कमा रहा था। वे यह जानना चाहते थे कि मेरे पास एक सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिसमें केवल वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किए। ज़िंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ कि उनकी नेट वर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसा ही कोई और आंकड़ा। नेट वर्थ के सटीक न होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को बेचना शुरू करते हैं, आपको प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना पड़ता है।
इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल देते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है। पैसे जुटाने के लिए वे अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्य उस मूल्य से बहुत कम में बिकती है जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया, या अगर संपत्तियों को बेचने से कोई फ़ायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो एक बार फिर सरकार फ़ायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दे। दिन की नौकरी को करते रहे परंतु असली संपत्तियों को खरीदने भी शुरू कर दे, परंतु ऐसे दायित्व या व्यक्तिगत चीज़ों से बचे जिनमें कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं उसकी कीमत फीसदी कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरे $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के कुछ ही मिनटों बाद $150 मूल्य का हो गया था। वयस्कों के लिए यही सही है कि अपने खर्च कम कर ले, अपने दायित्व को घटा ले और मेहनत से ठोस संपत्तियों का आधार बना ले। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर नहीं छोड़ा है, यह सिखाया जाना चाहिए कि संपत्ति और दायित्व के बीच क्या फ़र्क होता है। घर छोड़ने से पहले ही उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए, इससे पहले कि वह घर छोड़े। शादी करे, घर खरीदे, बच्चे पैदा करे, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसे, नौकरी को कसकर पकड़ते रहे और हर चीज़ को उधार खरीदे। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरियों के बहुत सालों तक कर्ज से बाहर नहीं निकल पाएंगे।